आइए अगले पार्ट में चलते हैं और अगले पार्ट है हम लोग का केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का सबसे पहले संरचना को यहाँ पे देखते हैं, उसके बाद समझो इसको संरचना क्या है न्यूक्लियस का। सबसे पहले न्यूक्लियस यानी कि हमारा जो कोशिका होता है ना भैया, हमारा जो मान लो ये कोशिका है, इसमें जो छोटा बीच में जो सेंटर में रहता है इसी को यहाँ पर बनाए हैं। जूम करके जब न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक को देखेंगे तब हमको पता चलेगा कि कुछ इस प्रकार से संरचना रहता है। इसके अंदर जो बना देते हैं वैसा नहीं रहता है, इसको जब जूम करके देखेंगे ना तो इस प्रकार से रहता है। समझ आ रहा है? जी सर। लिखो मत छापो मत, समझो एकदम नहीं। पहले समझो, बर्डन किसी चीज़ को मत लो कि ये इतना लिखना है या कुछ भी। हर पार्ट को यहीं पे समझ लेंगे, यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। देखो सबसे बाहर न्यूक्लियस के सबसे बाहर, केंद्रक के सबसे बाहर जो रहेगा दोहरा झिल्ली रहता है। कैसा झिल्ली रहता है? दोहरा झिल्ली। कौन सी का? कोशिका झिल्ली, सॉरी केंद्रक झिल्ली। कौन झिल्ली? केंद्रक झिल्ली। जो बाहर न्यूक्लियस के सबसे बाहर जो दोहरा प्रकार का आवरण रहता है उसको हम लोग कहते हैं केंद्रक झिल्ली या फिर अंग्रेजी में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अंग्रेजी में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। आइए आगे बढ़ते हैं। जैसे आगे बढ़ेगा तो इसके अंदर रहता है कोशिका सॉरी केंद्रक द्रव। केंद्रक द्रव इसमें क्या है भरल? छोटा छोटा संरचना केंद्रक द्रव। ठीक, समझ में आ रहा है यहाँ तक? ठीक, केंद्रक द्रव। दो पार्ट समझ गए ना? ठीक। अब इसमें जो रहता है लच्छा टाइप का धागेनुमा संरचना, ये धागेनुमा संरचना नहीं है, लच्छा टाइप का, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्रोमेटिन। यही जब क्रोमेटिन विभाजन करेगा, जब कोशिका विभाजन होता है तो क्रोमेटिन बन जाता है गुणसूत्र। कौन सी बन जाता है? क्रोमेटिन गुणसूत्र। ठीक, समझ में आया यहाँ तक? ठीक, इसी गुणसूत्र पे रहता है डीएनए, यही डीएनए पे रहता है जीन, जो कि अगला संतति को मतलब कि अगला संतति में गुण लेकर के जाता है, पेरेंट का आनुवांशिक गुण इसी पे रहता है। ठीक, यहाँ तक समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। अब इसके नीचे रहता है, मतलब यहाँ पे रहता है केंद्रिका। क्या रहता है? केंद्रिका को न्यूक्लियोलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोलस। ठीक, न्यूक्लियोलस। इसमें छोटा छोटा छिद्र रहता है केंद्रक झिल्ली के, मतलब छोड़ के छोटा छोटा छिद्र रहता है। यहाँ पे देख सकता है छोटा छोटा छिद्र रहता है। पूरा तरीका से चारों तरफ से परितः में घिरा रहता है, छोटा छोटा बीच बीच में छिद्र रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं केंद्रक छिद्र या फिर न्यूक्लियर पोर। समझ में आया यहाँ तक? ठीक, संरचना समझे हम लोग। अब आइए थ्योरी पे चलते हैं कि भैया जो अच्छा ये रहता कहाँ पर है? कोशिका में कोशिका द्रव से घिरा रहता है। जैसे मान लो ये पूरा कोशिका है हम लोग का, ये कोशिका में केंद्रक काम है, यहाँ है ना, ये है ना केंद्रक, ये केंद्रक है हम लोग का। तो केंद्रक बीच सेंटर पे ना है, यानी कि कोशिका द्रव इसके चारों ओर है। तो क्या हम लोग बोल सकते हैं कि कोशिका के भीतर कोशिका द्रव से भरा के में रहता है? समझ रहा है ना कि कोशिका के भीतर नहीं रहता है, बाहर नहीं रहता है। तो कोशिका के भीतर कोशिका द्रव के में रहता है, कोशिका द्रव से घिरा हुआ है। तो पहला पॉइंट हम लोग का क्या निकला यहाँ पे कि कोशिका के भीतर कोशिका द्रव से घिरा हुआ होता है ना। कोशिका के भीतर कोशिका द्रव से भरा रहता है कौन चीज? केंद्रक। पहला पॉइंट समझ में आया? दूसरा पॉइंट, कोशिका का प्रमुख अंग या फिर महत्वपूर्ण अंग कह सकते हैं। महत्वपूर्ण अंग, सबसे महत्वपूर्ण अंग, कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण अंग ही कहलाता है हम लोग का केंद्रक, न्यूक्लियस। समझ में आ रहा है? आइए आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक कोशिका में एक ही केंद्रक होता है। जब भी कोशिका रहता है उसमें एक ही केंद्रक होता है, लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन है, यानी कि अपवाद है कि भैया एगो पादप होता है, एगो पादप ने कुछ पादप होता है, उस पादप में क्या होता है? दूगो केंद्रक पाया जाता है। क्या गो? दूगो। उस पादप का क्या नाम है? कलेडोफोरा शैवाल। कलेडोफोरा शैवाल। तो इस पादप में डबल न्यूक्लियस होता है, यानी कि दो केंद्रक होता है। समझ में आ रहा है ना? आइए, तो
प्रत्येक कोशिका में एक ही केंद्रक होता है, लेकिन कुछ ऐसा होता है एक्सेप्शन में, कुछ पादप ऐसा होता है जिसमें कि डबल केंद्रक पाया जाता है। समझ में आया? आइए, अब केंद्रक का खोज किसने किया? रॉबर्ट ब्राउन। कहिया किया था? 1831। समझ में आया है ना कि भैया केंद्रक का खोज किसने किया? रॉबर्ट ब्राउन। कौन पादप में दूगो पायल जाय छे? कौन पादप में दूगो केंद्रक पाया जाता है? क्लेडोफोरा शैवाल में। समझा? ठीक, नाम है पादप का। शैवाल छोटा, बहुत छोटा छोटा होता है। कौन कौन पायल जाय छे? केंद्रक पाया जाता है दूगो। समझा? आइए, कोशिका को ब्रेन ऑफ सेल के नाम से जाना जाता है। ब्रेन ऑफ सेल के नाम से जाना जाता है। इसका नाम है, लिख लेना आगे। कोशिका को ब्रेन ऑफ सेल भी कहते हैं। और सॉरी, कोशिका का ब्रेन ऑफ सेल कहा जाता है किसको? तो केंद्रक को। कोशिका का ब्रेन ऑफ सेल किसको कहा जाता है? केंद्रक को। यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखिएगा। और केंद्रक को क्या कहा जाता है? क्यों कहा जाता है ब्रेन ऑफ सेल? इसके पीछे क्या रीजन है? क्योंकि यह कंट्रोल करता है। केंद्रक को कंट्रोलर, या फिर कंट्रोलर यहाँ लिखा है, कंट्रोलर। कंट्रोल मतलब क्या होता है? नियंत्रण। सबको नियंत्रण करता है। राइबोसोम को क्या कहे? उधर जो। उसको क्या कहे? उधर जो। उसको क्या कहे? उधर जो। कोशिका झिल्ली बोलेगा तो उन्हें से ऑक्सीजन एथियन सबको अपन काम कहते रहेगा। जैसे घर में जो मुखिया होता है ना, सबको कहेगा मैं तो कुछ करेगा ना, कुर्सी पर बैठा रहेगा, जो घासन जो दुकान जो चीनी चायपत्ती सबको आते रह रहता है। उसी प्रकार से कोशिका एकदम रहता है। केंद्रक, कोशिका में केंद्रक सबको कहता है लाइसोसोम उकर, माइटोकॉन्ड्रिया उकर, सबको आराते रहता है, सबको काम बताते रहता है। कौन? केंद्रक। इसीलिए तो इसको ब्रेन ऑफ सेल कहते हैं। जैसे दिमाग क्या करता है? दिमाग सबको काम देता है, शरीर के हर पार्ट को, और हर पार्ट इधर से उधर होते रहता है। इसीलिए तो कहते हैं ब्रेन ऑफ सेल। केंद्रक को कंट्रोलर भी कहा जाता है। कंट्रोल, सबको कंट्रोल में रखता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? कंट्रोलर। क्या कहते हैं? कंट्रोलर। ठीक। केंद्रक को सेल का प्रबंधक कहा जाता है। प्रबंधक मतलब होता है, ये समझ सकता है कि मुखिया टाइप से ना, सबका बाप मुखिया, सबको काम आराने का काम करता है, सबको इधर से उधर जो। तो ये बात हो गया। आइए, अब आकार कैसा रहता है तो हम लोग देखिए सकते हैं, गोलाकार है या अंडाकार भी कह सकता है। समझ में आया यहाँ तक? तो इस प्रकार से हम लोग, अब इसका कुछ भाग होता है, 4 भाग होता है। यहाँ पे हम लोग देखिए सकते हैं कि कोशिका द्रव, क्रोमेटिन, कोशिका झिल्ली और केंद्रिका। मुख्य रूप से 4 भाग होता है, तो एगो है। तो समझा? अब ये चारों भाग के बारे में जानते हैं। आइए, सबसे पहले छापो इसको।